नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की शाखाएं पार्ट सेकंड। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, फ्रीनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, या मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है, या नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है, या रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। देखो दोस्तों, मानव सौंदर्य का अध्ययन पूछ रहा है। कहीं भी आप सौंदर्य शब्द के लिए रूट वर्ड होता है केलो, ठीक है। तो मानव सौंदर्य का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? केलोलॉजी। फिर तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नवजात शब्द है दोस्तों, यहाँ नवजात शिशु का अध्ययन। कल या पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, नवजात शिशुओं के लिए मैंने आपको शब्द बताया था नियोनेट्स। तो नियोनेट्स से इसका हो जाएगा नियोनेटोलॉजी। इसका क्या हो जाएगा? नियोनेटोलॉजी। फिर अगला है रुधिर वाहिनियों का अध्ययन। रुधिर वाहिनियों के लिए दोस्तों हम शब्द काम में लेते हैं एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यानी रुधिर वाहिनियां, धमनी और शिराओं के लिए हम एनजीओ शब्द काम में लेते हैं। तो रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करना क्या हो जाएगा? एनजीओलॉजी। अब बचा क्या? मस्तिष्क के विभिन्न आयाम। मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना फ्रीनोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। सूची 1 के अंदर विज्ञान की शाखाएं दी गई है, जबकि सूची सेकंड के अंदर उनकी डिटेल्स दी गई है। पहला ऑप्शन दिया गया, एक तरफ ऑर्निथोलॉजी, सामने है पक्षियों का अध्ययन। दूसरी तरफ दिया हुआ हिस्टोलॉजी, सामने दिया हुआ ऊतकों का अध्ययन। तीसरा दिया हुआ ट्रोमेटोलॉजी, सामने है घावों का अध्ययन। और चौथा है ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। अपने को मैच करना है इनमें से। देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। तो ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन। फिर दूसरा दिया हुआ है हिस्टो शब्द का उपयोग अपन ऊतकों के लिए करते हैं, तो हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। फिर तीसरा है ट्रोमेटोलॉजी होता है दोस्तों घावों का अध्ययन। ट्रोमेटोलॉजी का मतलब घावों का अध्ययन। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर ट्रोमा वार्ड अलग से बनाए जाते हैं। ट्रोमा वार्ड में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को लाया जाता है, वहाँ उनके घावों का उपचार किया जाता है। तो इसके नाम से पता चल रहा है ट्रोमेटोलॉजी, यानी ट्रोमा शब्द दिख रहा है आपको, यानी घावों का अध्ययन। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऑन्कोलॉजी। ऑन्को का मतलब भी होता है दोस्तों कैंसर। अपन कैंसर के लिए दो शब्द काम में लेते हैं, एक ऑन्को, दूसरा कार्सो। कार्सो शब्द का मतलब भी कैंसर होता है। तो यहाँ चौथे ऑप्शन में ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो चारों ऑप्शन सामने वाली सही है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में विज्ञान की शाखाएं, दूसरी तरफ सूची सेकंड में कीटों का अध्ययन है। सूची सेकंड में विज्ञान उनकी डिटेल्स दी गई है। पहला ऑप्शन है इक्टियोलॉजी, सामने है कीटों का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है लेपिडेटेरियोलॉजी, सामने मछलियों का अध्ययन। तीसरा ओडेंटोलॉजी, सामने दिया हुआ तितलियों का अध्ययन। और चौथा है एंटीमोलॉजी, दांतों का अध्ययन। 4 है दोस्तों। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसका उत्तर आप सही कर सकते हो। देखो दोस्तों, इसकी तरफ चलते हैं अपन। मैंने आपको कल एक शब्द बताया था डेंट, कि आपको कहीं डेंट शब्द दिख जाए इसका मतलब दांत होगा, जैसे डेंटिन प्रोटीन, ठीक है। ओडेंटोलॉजी, इसमें आपको डेंट शब्द दिख रहा है, तो ये हो जाएगा दांतों का अध्ययन। मिला दिया है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो कल मैंने आपको एक शब्द बताया था इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में इक्थियो जो शब्द है ना, वो मैंने कल आपको बताया था और कहा था कि ये मछलियों का अध्ययन है। मछली पालन पिसीकल्चर कहलाता है, जबकि मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। तो पहले का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखो एंटीमोलॉजी। एंट या आंट अपन कहते हैं चींटी को। चींटी के लिए अपन एंट शब्द का उपयोग करते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है? कीट है।
तो देखो एंटीमोलॉजी, आंट से याद कर लेना, आंट यानी चींटी, चींटी कीट है एक प्रकार का, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीमोलॉजी। इसके नाम में एंट यानी चींटी शब्द दिख रहा है आपको। तो 3 मैच हो गए। चौथा बचा क्या? लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है पालन करने की विधि क्या कहलाती है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, डेमोग्राफी और जेरेंटोलॉजी। ये 4 दिए गए। दूसरी तरफ उनकी डिटेल्स दी गई है। टेक योर टाइम, सोचिए, देखिए इसका राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अपन। देखो एपीकल्चर क्या है? इसको याद रखने का फंडा बता रहा हूं। यहाँ 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में देखो मधुमक्खियां दिख रही है आपको, और मधुमक्खी से अपने को प्राप्त होता है शहद। तो इसको याद रखने का फंडा है कि ए शहद पी, ए पी क्या पी? शहद पी। ठीक है, तो एपीकल्चर का हो जाएगा मधुमक्खी पालन। फिर देखो रेशम, रेशम की बनती है साड़ी, रेशम की बनती है साड़ी, और साड़ी को कई लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साड़ी, साड़ी। तो सेरिकल्चर, रेशम पालन, तो 2 हो गए। तीसरा देखो डेमोग्राफी, और चौथा है जेरेंटोलॉजी। दोस्तों जेरेंटो शब्द का इस्तेमाल अपन वयस्क लोगों, वर्ध लोगों के लिए करते हैं। तो जेरेंटोलॉजी वर्दों का अध्ययन, और डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन। तो ये इस प्रकार से मैच होगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित करना दोस्तों, एक तरफ शाखाएं हैं, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। देखो मिलाना चाहो आप मिला सकते हो। जेरेंटोलॉजी पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, वर्दों का अध्ययन, यानी ये तो एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा, 2 में 2। ठीक है, फिर देखो ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अपन। न्यूरो का मतलब तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। और तंत्रिका के लिए अपन एक अन्य हिंदी शब्द काम में लेते हैं, स्नायु। स्नायु बोल दो चाहे तंत्रिका बोल दो, एक ही है। तो ये भी सामने का सामने मैच हो जाएगा। फिर देखो अपन पढ़ते हैं मांसपेशियों का अध्ययन। देखो दोस्तों मांसपेशियों के लिए आप शब्द याद रखना, मायो। मायो का मतलब ये होता है मांसपेशियां। देखो इस मायो शब्द को भी याद कैसे करोगे आप, कि मांसपेशियों की संख्या होती है 639, परंतु देखी किसी ने नहीं है। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि मारवाड़ी का एक शब्द है, वो बाहर नहीं है, वो माय है, अंदर है। तो याद रखना मांसपेशियां 639 है, दिखाई नहीं देती किसी को भी। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि वो माय है। अब माय से मायो शब्द याद कर लोगे आप कि मायो का मतलब ही क्या होता है? मांसपेशियां। जैसे आपसे पूछ ले कि मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है दोस्तों मायोसिन। ऐसे ही पूछ ले मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाएगा मायोलॉजी। तो 1 से 1 मिल गया। अब बचा क्या? 3 नंबर बचा है एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी यानी मकड़ों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसी गंध की संवेदना का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पहला ऑप्शन है इथोलॉजी, दूसरा ऑप्शन रेडियो बायोलॉजी, तीसरा ऑप्शन ऑल्फैक्टोलॉजी, चौथा ऑप्शन एंजियोलॉजी। देखो दोस्तों अगर ऑप्शन मेथड की तरफ से चलते हैं अपन, तो यहां देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एंजियोलॉजी। पिछले प्रश्न में अपन इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये ब्लड वेसल्स का अध्ययन है, रुधिर वाहिनियों का अध्ययन है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। फिर आ जाओ रेडियो बायोलॉजी। रेडियो का मतलब होता है तरंगे, बायोलॉजी का मतलब होता है सजीव। जीवों पर तरंगों का प्रभाव क्या है उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, कि जीवों पर तरंगों का क्या प्रभाव है वो इस विज्ञान की शाखा के अंदर पढ़ा जाता है। इथोलॉजी क्या है? पिछले वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं कि इथोलॉजी क्या है, कि कोई जंतु है वो किस प्रकार का व्यवहार दर्शा रहा है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो है इथोलॉजी। तो बच गया क्या? ऑल्फैक्टोलॉजी। ऑल्फैक्टोलॉजी इसका मतलब गंध का अध्ययन। ये नाक से संबंधित तंत्रिका के लिए भी अपन शब्द काम में लेते हैं ऑल्फैक्टरी। ठीक है, तो गंध की संवेदना के लिए अपन क्या शब्द काम में लेंगे? ऑल्फैक्टोलॉजी। बढ़ते हैं अगली तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सिंडेस्मोलॉजी,
जो दिया हुआ है कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन, दूसरा दिया हुआ है कैरियोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, तीसरा दिया हुआ है ओडेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, चौथा दिया हुआ है क्रेनियोलॉजी करोटी का अध्ययन। देखो इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। पहला अपन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिंडेस्मोलॉजी, जो है कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन। बिल्कुल सही बात है, ये कंकाल संधियों एवं कंडराओं का अध्ययन करता है। दूसरा ऑप्शन छोड़ देते हैं एक बार, फिर तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ओडेंटोलॉजी में डेंट शब्द दिखाई दे रहा है, यानी दांतों का अध्ययन होगा, बिल्कुल होगा। चौथा ऑप्शन है क्रेनियोलॉजी। दोस्तों देखो, क्रेनियल अंग्रेजी वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जो अपने कपाल या करोटी के लिए अपन काम में लेते हैं। कपाल या करोटी के लिए अपन जो काम में लेते हैं वो शब्द क्या है? क्रेनियल। तो क्रेनियोलॉजी करोटी का अध्ययन, ये भी सही है। बच गया कौन सा? कैरियोलॉजी। अब देखो कैरियोलॉजी में शब्द है कैरियो, और कैरियो का मतलब होता है दोस्तों केंद्रक, जो कोशिका में पाया जाता है, न्यूक्लियस, उसकी बात। इसलिए कैरियो शब्द आपको कहीं भी दिख जाए ना, इसका मतलब आइडिया लगाया करो आप, केंद्रक। तो कीट पतंगों का अध्ययन तो अभी आपने पढ़ा था एंटेमोलॉजी में होता है, जबकि कैरियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होगा? केंद्रक का होगा। देखो केंद्र के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, इसमें भी आपको कैरियो शब्द दिख जाएगा बीच में, यूकैरियोटिक, ठीक है। कैरियो का मतलब ही क्या होता है? केंद्रक। बढ़ते हैं अगली तरफ, प्रश्न की तरफ। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, पाइमेट्स का अध्ययन किया जाता है, या जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, या पादप का अध्ययन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। पेलियोंटोलॉजी इसका मतलब है जीवाश्म का अध्ययन। किसका अध्ययन? जीवाश्म का अध्ययन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एनाटॉमी में किया जाता है, या डर्मेटोलॉजी में किया जाता है, या बायोकेमिस्ट्री में, या फिजियोलॉजी में? चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। देखो दोस्तों, एनाटॉमी मतलब संरचना का अध्ययन, मानव शरीर की संरचना या मानव अंग की संरचना का अध्ययन अपन एनाटॉमी में करते हैं, जबकि बायोकेमिस्ट्री में अपन जैव रसायनों का अध्ययन करते हैं, जैसे शर्करा, वसा, प्रोटीन, विटामिन, उनका अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के तहत किया जाता है। फिजियोलॉजी यानी फिजिकल एक्टिविटी जिस प्रकार से हम करते हैं, वैसे अपने बॉडी के अंग भी एक्टिविटी करते हैं, मतलब कार्य करते हैं, उनकी कार्यकी का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। त्वचा के लिए हम शब्द काम में लेते हैं डर्मा। त्वचा के लिए अपन क्या शब्द काम में लेते हैं? डर्मा। आप कहीं भी डर्म या डर्मा शब्द पढ़ो ना, इसका मतलब होता है त्वचा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजी। दोस्तों डर्मा शब्द के जैसे मैं और उदाहरण दे देता हूं आपको, एक रोग है डर्मेटाइटिस। अब ये डर्मेटाइटिस है, त्वचा से संबंधित रोग है, इसके नाम से पता चल रहा है। जैसे आपके सामने किताबों में कई बार इस प्रकार के शब्द देखने को आपको मिलेंगे, एपिडर्मिस। तो देखो डर्म शब्द दिख रहा है, इसका मतलब स्किन होगी, त्वचा होगी, और एपी का मतलब होता है ऊपर। ऊपर की जो त्वचा है ना, चमड़ी है ना, उसको आप क्या बोलोगे? एपिडर्मिस बोलोगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अस्थियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन जियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन ऑस्टियोलॉजी, तीसरा यूथेनिक्स, चौथा सेरेमोलॉजी। देखो दोस्तों, अस्थि के लिए मैं आपको कल एक शब्द बता चुका हूं, और वो शब्द क्या है? ओस्टियो। ओस्टियो शब्द अगर आप कहीं भी पढ़ते हो ना, इसका मतलब होता है अस्थि। जैसे ओस्टियो मलेशिया, ये एक बीमारी है दोस्तों। देखो बीमारियों को आप पहचान लोगे, कैसे पहचानोगे? जैसे किसी के नाम के पीछे इया शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो एक रोग है। जैसे ओस्टियोपोरोसिस, ये भी एक रोग है, ओस्टियोपोरोसिस। देखो ओस्टियोमलेशिया, इसमें हड्डियां कोमल हो जाती है। मलेशिया शब्द का मतलब होता है कोमल। ओस्टियोपोरोसिस, पोर का मतलब होता है छिद्र, हड्डियों में छिद्र। तो इनके नाम से पता चल रहा है कि ये दोनों बीमारियां हड्डियों
से संबंधित है। कब पता चलेगा आपको? जब आपको ये पता रहेगा कि अस्थि के लिए अपन ओस्टियो शब्द काम में लेते हैं। तो यहां अपन देखते हैं 4 ऑप्शन है, इसमें सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ओस्टियो, यानी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करिएगा।